प्यारे बच्चों, अब आप पढ़ेंगे निर्धनता रेखा के बारे में, यानी गरीबी रेखा जिसको कहा गया है। अर्थशास्त्र आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको याद है ना? अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं आप लोग। अर्थशास्त्र का तीसरा पाठ चल रहा है, निर्धनता एक चुनौती। आपको परिचय मैंने इसका बता दिया कि निर्धनता क्या होती है, शहरी निर्धनता क्या है और ग्रामीण निर्धनता क्या है ना? और निर्धनता के अनेक प्रकार आजकल उसमें जोड़े गए हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे से या फिर सामान खरीदने की क्षमता ना होने से ही गरीबी नहीं है। गरीबी के अनेकों कारण हैं, जैसे कि उसमें शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, रोज़गार नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें गरीबी के कारण हैं। तो उन्हीं के आधार पर एक निर्धनता रेखा बनाई गई है। तो निर्धनता रेखा पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि। ज़्यादातर निर्धनता हम लोग कैसे, गरीबी को हम लोग कैसे देखते हैं? ज़्यादातर सामान्य विधि होती है आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है, यानी कि हम देखते हैं किसी व्यक्ति को कि हाँ, इसकी आय कितनी है, कितना पैसा ये कमाता होगा और कितना ये खर्चा कर रहा है। इससे पता चलता है कि वो गरीब है या नहीं है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। क्या क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों के अगर वो व्यक्ति की आय और उपभोग का स्तर उससे नीचे चला जाए तो ऐसा लगता है, ऐसा पता चलता है कि वो गरीब है। मूल आवश्यकताएं क्या हैं? जैसे मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों या विभिन्न देशों से भिन्न हैं। विभिन्न देशों में हर जगह ये चीज़ें मूल आवश्यकताएं अलग अलग देशों में और अलग अलग समय पर भिन्न होती हैं। अतः काल एवं स्थान यानी समय और जगह के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को गरीब यानी निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है ना? अब देखो, हमारे देश में और अमेरिका में कितना अंतर है। और जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है, यानी भारत में अब भी कार सबके पास नहीं है। यानी इसका मतलब फिर तो भारत में सब गरीब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कार नहीं है तो इसका मतलब गरीब थोड़ी है। अब मेरे पास कार नहीं है तो मैं बिल्कुल निर्धन थोड़ी हूँ, या जिनके पास कार नहीं है वो गरीब थोड़ी है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा है कि जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो क्या है? वो गरीब है। अंतर है ना? दोनों देशों में अंतर आ गया। तो भारत में तो हर देश की एक निर्धनता रेखा का निर्धारण अलग अलग है। कोई किसी चीज़ से नापता है, कोई किसी चीज़ से नापता है। तो हमारे यहाँ जो चीज़ नापी जाती है उसका निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, हमारे यहाँ गरीबी देखी जाती है कि व्यक्ति के लिए खाने की आवश्यकता उसकी पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है, कपड़े उसके पास है नहीं है, जूते उसके पास है नहीं है, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है कि व्यक्ति के पास है या नहीं है भारत के में, तब वो गरीब माने उसको। जो हमारे यहाँ तो भारत में गरीबी के पास कई बार जूते नहीं होते हैं, कपड़े नहीं होते हैं, है ना? खाने के लिए नहीं होता, उनके पास जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती है, गैस नहीं होती है, लाइट नहीं होती है उनके पास, स्कूल की शिक्षा नहीं है उनके पास, हॉस्पिटल्स के बिल भरने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को गरीब कहा जाएगा हमारे देश में। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों को, इनको सब भौतिक चीज़ें कहा जाता है। तो भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता का आकलन करते समय, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। यानी इसमें देखा जाता है व्यक्ति के पास क्या क्या चीज़ें हैं, तभी उसके निर्धनता रेखा का आकलन किया जाएगा। ऐसे कि निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा ऐसे नहीं बन जाती। अब उसके बाद क्या क्या होना चाहिए? जैसे खाद्य वस्तुएं, जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। यानी व्यक्ति की एक कैलोरी, जानते हो ना, शरीर में स्वस्थ रहने के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है। विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैलोरी क्या होती है, एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति पर होनी चाहिए। अब उसकी आयु, लिंग, यानी उसकी काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। अब कैलोरी कितनी है? बच्चे को अलग कैलोरी की ज़रूरत होती है, बड़े में यंग आदमी को अलग कैलोरी की ज़रूरत होती है, काम करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा
पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो सबके लिए अलग अलग कैलोरीज की ज़रूरत होती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कैलोरी यानी कि उसके किसे कहते हैं कैलोरी? कैलोरी में मैंने आपको बताया था जिसमें कि व्यक्ति के पास कैसा हो अनाज खा रहा है। कई लोग तो काजू किशमिश बादाम वगैरह खा रहे होते हैं, लेकिन कई लोग दाल चावल भी खा रहे हैं। तो अनाज खा रहा है, दालें खा रहा है, सब्जियां खा रहा है, दूध, तेल, चीनी, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है और कितना वो लोग ले रहे हैं। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि किसी माप होता है कैलोरी का। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आदमी शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, तो उनको ज़्यादा थकान ज़्यादा जल्दी ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा काम करते हैं खेतों में इधर उधर, तो उनको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए और शहरी क्षेत्रों में आदमी को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, यह मैंने आपको बता दिया था। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया था। अब इन चीज़ों को खरीद पा रहा है नहीं खरीद पा रहा है व्यक्ति, ये चीज़ अभी तो देखनी पड़ेगी ना। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब इसमें समय समय पर संशोधित किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि अब क्या बनेगा। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया। ठीक, बात समझ में आई? कितना किया गया? ये कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये आदमी के पास कम से कम होना चाहिए इनकम उसकी, ताकि वो ये सब चीज़ें खरीद सके और खा सके, अपने लिए आधा गिलास 1 गिलास दूध पी सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 होना चाहिए व्यक्ति के लिए। ये प्रति माह है, यानी एक महीने में 816 रुपये कमा लेगा तो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, या 1000 रुपये कमा रहा है व्यक्ति तो वो गरीबी रेखा में आएगा। ठीक है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई। अब आप देखें, आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वहाँ 816 रुपये मिल रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये मिल रहे हैं, ज़्यादा रुपये मिल रहे हैं, जबकि वहाँ कैलोरी कम कैलोरी की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं, है ना। जैसे दूध वहाँ महंगा मिलेगा, है ना, तेल महंगा मिलेगा, अनाज महंगा मिलेगा। गांव में ये सब चीज़ें थोड़ा सा ग्रामीण में थोड़ा सस्ती मिलती हैं, दूध सस्ता मिलेगा, अनाज थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि वहीं उपज होती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है। ये एक निर्धारण किया गया था 2011-12 में कि अगर किसी व्यक्ति के घर में 5 लोग हैं तो वो गरीबी रेखा यानी निर्धनता रेखा से नीचे होगा, और लेकिन अगर उसकी आय 4080 रुपये से भी कम है तब भी वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी आवश्यकताएं, मूल आवश्यकताएं पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। अब इसी तरीके से शहर, गाँव में 4080 रुपये और शहरों में उस व्यक्ति को 5000 रुपये कम से कम आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण होता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO द्वारा कराए जाते हैं। NSSO जो है इसको किसका निर्धनता रेखा का सर्वे कराता है हर 5 वर्ष में। तथापि विकासशील देशों की तो बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक प्रयोग करते हैं, जैसे SI 9। अब 2011 PPP यानी कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर ये दिया हुआ है आपको। ये PPP वैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है और इसमें PPP इसमें कुछ और इसका मतलब है, जैसे कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से
SI के हिसाब से, PPP का है इसमें 2011 के अनुसार। ठीक, इसको आगे देखते हैं। निर्धनता के अनुमान, क्या अनुमान लगाए गए हैं? यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। निर्धनता के अनुपात में थोड़ा गिरावट आई। वर्ष 2011 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 से 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन, यानी वर्ष 2011, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004-05 में 2011-12 के बीच में हुई। अब देखें भारत में निर्धनता के अनुमान वर्ष 1993-94 में प्रतिशत दिखा रहे हैं इसमें, ग्रामीण निर्धनता अनुपात प्रतिशत और निर्धनों की संख्या करोड़ में दिखा रहे हैं। ठीक, अब ग्रामीण में 507, शहरी 32, 2004-05 में 42, 26, इसको आप लोग देखें 2009-10 में 34, 21, 2011-12 में 14। तो योग इसका क्या आ रहा है टोटल, अगर इसमें कैलकुलेशन करें तो 45, 37, 30 और 22। अब निर्धनों की संख्या कितने करोड़ में? ग्रामीण में 329 करोड़ थे 1993-94 में, शहर में 75 करोड़ थे। ठीक, और ग्रामीण में 326 करोड़, 81 करोड़, तो 407 करोड़ हो गए। 2009-10 में आपके 278 करोड़, 76 करोड़, 355 करोड़ हो गए। 2011-12 में 217 करोड़, 53 करोड़ और 270 करोड़ हो गए। इधर निर्धनों की संख्या करोड़ में दे रखी है और इधर प्रतिशत में दे रखी है। ठीक है, तो ये गांव में और शहर में निर्धनों की संख्या और उनका अनुपात दे रखा है। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या पढ़ेंगे। अब हम 1993-94 और 2004-05 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही? 1993-94 से 2005 के बीच में कितनी बनी रही? कह रहा है 407 करोड़ के करीब क्यों बनी रही, कम क्यों नहीं हुई? देखो 93 से लेके 2005 तक 407 के 400 से 407 करोड़ हो गई। क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति की ग्रामीण और शहरी भारत में समान है? क्या जो भारत में निर्धनता की कमी हो रही है वो ग्रामीण भारत में समान है? समान तो नहीं है। देखिए प्रतिशत में भी असमान है और योग में भी असमान है। इधर भी देखें, इधर भी देखें, ग्रामीण शहरी देखना आप लोग सब लोग, है ना। असुरक्षित समूह, इसमें आप लोग पढ़ेंगे कुछ। अब ये सब निर्धनता क्यों हो रही है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, गरीबी क्यों आ रही है। देखें, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। ज़्यादातर निर्धनता कहाँ पर मानी गई है? इस सर्वे के वैज्ञानिक, जो सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों में। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार या नगरीय अनियमित मजदूर परिवार होते हैं। आर्थिक के रूप में अगर इसमें देखा जाए तो ऊपर जो आप लोगों ने देखा था 3.1 जो आरेख यानी चित्र आपने देखा था, इसमें आपने क्या देखा था? इस चित्र में आपने देखा कि क्या देखा? निर्धन लोगों के प्रतिशत को दिखाया है। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है, ज़्यादातर 22 आ रहा है औसत, है ना। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे हैं।
लगभग 34% अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। इनके पास कृषि भी नहीं होती है, खेती भी नहीं होती है और दिहाड़ी पर ही काम करते हैं लोग, तो इसलिए ये लोग ज़्यादातर गरीब हैं। हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। ज़्यादा देखा गया है सिर्फ अनुसूचित जनजाति के परिवारों को छोड़ के बाकी जगहों में निर्धनता में कमी आई है। ये शिवरमन जो आप लोगों ने पहले देखा था, शिवरमन का परिवार, उसकी कहानी देख रहे हैं आप लोग। मैं शहर में पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियमित आय में अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। ये बच्चे हैं उसके। इधर आप लोग एक चित्र देख रहे हैं, इसके माध्यम से दिखाया गया है। देखो, भारत में निर्धनता 2000 में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, यानी सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है भारत में, ये दिखाया गया है इस चार्ट के माध्यम से। इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में निर्धनता की संख्या, यानी प्रति 100 पुरुषों में निर्धनता दिखा रखी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, अनियमित कृषि श्रमिक ग्रामीण, अनियमित गैर कृषि श्रमिक शहरी। देखें सबसे ज़्यादा गरीबी किस में दिख रही है आपके, अनुसूचित जनजाति में। इन लोगों में सबसे ज़्यादा गरीबी है। उसके बाद ग्रामीण कृषि में जो लोग लगे हुए हैं उसमें ज़्यादा गरीबी है। उसके बाद शहर में जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उन पर ज़्यादा गरीबी है। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति, उनमें गरीबी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, भारत का जो निर्धनता अनुपात औसत है वो 22 का है। अगर ये लोग 22 में आ जाते तो एक औसत में आ जाते, लेकिन अभी भी ये लोग निर्धनता रेखा से काफ़ी नीचे है। ये चीज़ें देखी जा रही है इस चार्ट में, है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे एक और कहानी, शिवरमन की कहानी। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्युथाथियार यानी मोची जाति का है। अब वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। मोची जाति का है, जिसको बोला गया है आर्युथाथियार, जो वहाँ पर तमिलनाडु में एक जाति होती है। तो शिवरमन इस जाति का है। अब वो क्या कर रहा है, खेती का काम करता है। 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में केवल 5 या 6 महीने ही मिलता है। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है और उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है। लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है, यानी वही दोनों को एक ही जैसा काम मिलता है और उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। शिवरमन को 160 रुपये मिलता है और उसकी पत्नी को कितने मिलते हैं उसी काम के लिए, जो खेती करते हैं वो दोनों दिहाड़ी में। उसकी पत्नी को गाँव में 100 रुपये मिलते हैं और उसके पति को 160 रुपये मिलते हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार है। अब उसकी माँ भी है जो बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है ना। कहाँ की पड़ती है, इस शिवरमन की कहानी आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी है शिवरमन। और ऊपर आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, जो मैंने 2 बताए थे, कौन कौन थे, लखा सिंह और ये तो रामशरण था, है ना। इस शिवरमन की कहानी आप लोग चल रही है अभी। इस शिवरमन, वो रामशरण की कहानी खत्म हो गई पर इस शिवरमन दूसरा है, ठीक है। और जो चित्र दिखा रखा है, जो परिवार दिखा रखा है, इस शिवरमन का परिवार है, इसी की कहानी चल रही है अभी। 8 लोगों का उसका परिवार है, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जिसमें उसकी बूढ़ी माँ है जो बीमार है ना। बच्चे हैं, उनको देखो कैसे कैसे करता है काम। तो उसकी एक बहन भी है जो 25 वर्ष की है, अविवाहित है, उसकी शादी नहीं हुई है।
और उसके 4 बच्चे हैं उसके खुद के, जिसकी आयु 1 से 16 वर्ष के बीच में है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है, विलासिता है उसके लिए, नहीं खरीद पाता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी है उनकी, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उनकी शादी में ही खर्च करेगा, अभी उनको पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा, उसकी सोच है। उसकी माँ को अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, जो कि बीमार हो चुकी है। वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। वो चाहता है कि उसका बेटा बड़ा हो जाए तो विद्यालय जाए। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है, लड़ाई होती रहती है उनकी। शशिकला उसे एक बोझ समझती है कि बड़ी हो गई है, शादी नहीं हुई है, अब तक घर में पड़ी हुई है, इस टाइप की बातें करती है। लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना भी कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद पाता है। ये भी एक शिवरमन की कहानी थी। ठीक है, अब इसमें देखें अब हम चर्चा करते हैं। अपने आसपास के कुछ निर्धन परिवारों का अवलोकन करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि अपने आसपास में जो गरीब लोग हैं उनमें देखें कि वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबंध हैं, यानी वो कौन से सामाजिक समूह से हैं और किस टाइप के समूह आर्थिक उनमें कमी है, जो पैसे पानी की कमी है, रोज़गार की कमी है, या स्वास्थ्य या फिर शिक्षा, किस चीज़ की कमी है वो देखें आप लोग। परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन हैं आप लोग ये भी देखें। ये ना हो कि दूर से देखें और उनका अध्ययन करें। अध्ययन करना है और पता लगाने की कोशिश करनी है, अवलोकन करना है। परिवार में वृद्धों की संख्या स्थिति क्या है, उन वृद्धों के लिए खान पान है कि नहीं है, उनकी स्वास्थ्य की सुविधा है कि नहीं है, रहने के लिए अच्छा कुछ उनके लिए व्यवस्था हो रही नहीं हो रही, वो भी आप लोग देखें। बूढ़े व्यक्तियों की क्या हो रही है व्यवस्था, क्या सभी बच्चे उनके लड़के और लड़कियां विद्यालय जाते हैं, ये भी आप लोग देखें। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालीन कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% था। निर्धनता अनुपात 22%, जो ऊपर भी दिखाया गया। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा गरीबी है। कहाँ? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। जैसा कि आपने चित्र में देखा, बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7% और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप में सफल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में गरीबी की दर बहुत कम है। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। सब जगह पर अलग अलग तरीके से निर्धनता को कम किया गया। हर राज्य की अपनी अपनी एक अलग अलग पॉलिसी रही है। जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का एक कारण हो सकता है। वहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गरीबी कम करने के लिए दूसरे तरीके के वो किए गए हैं, क्या प्रयास किए गए हैं, है ना। हर जगह अलग अलग तरीके। अब ये जो आरेख चित्र दिखा रखा है वो चित्र का हम अध्ययन करेंगे। अभी ऊपर जो इसमें पढ़ा था हमने अभी, वो चित्र नीचे दिया हुआ है। ठीक है, कितना था 3.2, चित्र संख्या 3.2 ये वाला है। इसमें हम लोग 3.2 इसमें अभी लोग इसमें बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हर राज्य की स्थिति को हम देखेंगे। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 यानी $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना, ये विश्व बैंक की अवधारणा है। जो विश्व बैंक की परिभाषा है, जो विश्व बैंक होता है पूरे संसार का। में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 10% हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं।
तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2005 में 0.7% रह गई थी। कहाँ? चीन में। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 88.3% थी और 2008 में 14.7% रह गई, यानी 11 और 8 17 साल में 18 साल में 19 साल में कितने साल में 19 साल में 2008 में 14.7% और 2005-15 में 0.7% रह गई, यानी गरीबी रही नहीं, बहुत कम रह गई। दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से घटकर 2013 में 16.2% हो गई है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रहकर गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अभी चित्र हम लोग देखें सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? बिहार में, फिर उड़ीसा में, फिर आसाम, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, यानी और पूरे भारत में इतनी। ये कम क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ इन सब चीज़ों को बहुत सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पैसा कमाना, ये सब चीज़ें कहीं कहीं मिल रही हैं और कहीं नहीं मिल रही। तो जहाँ नहीं मिल रही है सब चीज़ें वहाँ ज़्यादा गरीबी है और जहाँ मिल रही है वहाँ कम गरीबी। ये चित्र ये दर्शाता है, दिख गया? कम वाले में कम गरीबी, ज़्यादा ऊंचे वाले में ज़्यादा गरीबी। ठीक। अब इस चित्र को आप लोगों ने देखा, इसमें 3 राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। 3 राज्य कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा निर्धनता है? 3 राज्य शुरू के हो गए, बिहार, उड़ीसा, असम। ठीक है। उसके बाद लेकिन इसमें आप लोग एक ध्यान दें, इसमें 2 चित्र दे रखे हैं, ये दोनों के दोनों अलग अलग हैं। दोनों कौन से हैं? अलग अलग दे रखे हैं दोनों चित्र, है ना? कलर अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन है वही चीज़ एक ही है। दूसरा, 3 राज्यों की पहचान करें जहां निर्धनता अनुपात सबसे कम है। निर्धनता अनुपात सबसे कम कहाँ है? केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक, सबसे कम है। अगला, सब सारा अब इसके बाद विश्व की बात करेंगे हम। भारत की बात तो ये हो गई, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? विश्व की बात करेंगे, और विश्व की बात हम अब अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे अब आपको पढ़ाया जाएगा विश्व में निर्धनता रेखा या फिर निर्धनता यानी गरीबी की दर कितनी है, भारत में कितनी है और विश्व में कितनी है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको सुने। धन्यवाद।